हेलो मेरी प्यारे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आपके अपने केमिस्ट्री स्टडी चैनल में आपका स्वागत करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप अपने नोटबुक और पेन रेडी रख लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने पढ़ा था हाफ लाइफ के बारे में, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में, इक्वेशंस के बारे में, ठीक है। तो आज की जो वीडियो रहेगी वो आपकी रहेगी अरेनियस इक्वेशन के बारे में, ठीक है। तो अरेनियस इक्वेशन देखिए क्या बोलता है। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है और आपने केमिकल्स के बारे में नहीं पता है तो आप अपनी प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं अरेनियस इक्वेशन से, ठीक है। तो अरेनियस इक्वेशन देखिए क्या बोल रहा है कि ऑन द रेट कांस्टेंट, ये किस बेस पे रहेगा। पहली बात तो रेट कांस्टेंट के बेस पे रहेगा, ठीक है। क्वांटिटेटिवली द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन एंड हेंस ऑन द रेट कांस्टेंट was proposed by Arrhenius. This equation is called Arrhenius equation. भाई क्या कह रहा है कि भाई अपना जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो रहता है, किसका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, किसके अंदर, रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर जो है और रेट कांस्टेंट के बीच में, ठीक है, वे प्रपोज करता है। मतलब कि अरेनियस इक्वेशन को कौन बताता है, ये किसके द्वारा बताया गया है, अपने अरेनियस के द्वारा बताया गया है 1889 के अंदर, ठीक है। तो ये बोल सकते हो इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर, ठीक है, और रेट कांस्टेंट। अब ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि किसके बीच में रिलेशन है, रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में, ठीक है। उसी को हम क्या बोल सकते हैं, अरेनियस इक्वेशन बोल सकते हैं। फॉर्मूला आपका क्या रहेगा कि आपका ये है के इज इक्वल टू में ए ई की पावर माइनस का ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। के क्या है आपका, यहाँ पे रेट कांस्टेंट बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर आप बोल दो कि यहाँ पे अपने क्या होगा, ये के आपका क्या है, रेट कांस्टेंट, ठीक है। ए क्या है आपका, ए के बारे में बात करें तो ये क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। किसके बीच में क्वांटिटीज़ हैं, ये अरेनियस जो पैरामीटर रहते हैं उसकी क्वांटिटीज़ हैं। ई ई आपका एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। माइनस का ई ए, ये क्या है, ई ए का मतलब कि आपका एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। आर आपका गैस कांस्टेंट, टी आपका टेम्परेचर है। यही चीज़ नीचे लिख रखी है कि ए आपका क्या है, एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, ठीक है। बोल सकते हो आप क्या है इस पे, ये आपके फ्रीक्वेंसी फैक्टर है। और आप इसमें बोल सकते हैं आगे कि ई ए अपन क्या है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या फिर एक्टिवेशन एनर्जी बोल सकते हो। आर क्या है आपका गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोल सकते हो। जो कि अपने क्या है, द टू क्वांटिटीज ए एंड ई ए आर कलेक्टिवली कॉल्ड अरेनियस पैरामीटर्स, ठीक है। जो इनका जो पैरामीटर्स है ए और ई ए के बीच में, वो इन दोनों के बीच में अलाई करेंगे, ठीक है। कि दो क्वांटिटी किसकी, अरेनियस पैरामीटर्स की। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं कि जो एग्जांपल, जो अपना जो मेन जो फॉर्मूला था, ठीक है, मेन क्या फॉर्मूला था ये कि के इज इक्वल टू में ए मल्टीप्लाई में ई की पावर माइनस का ई अपॉन आर टी। अब दोनों साइड हम क्या करेंगे, नेचुरल लॉग लेंगे। क्या लेंगे, नेचुरल लॉग। अब नेचुरल लॉग लेते हैं तो यहाँ पे लॉग क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे क्या है लॉग, या फिर एल एन प्रोडक्ट में आएगा, एम इंटू एन लिख सकते हैं, तो लॉग एम प्लस में लॉग एन, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं तो लो एल एन के इज इक्वल टू में क्या आ गया, एल एन ए माइनस का, अभी देखिए चेक कीजिए कि नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंशियल जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका ई ए अपॉन आर टी, क्या आ जाएगा, ये ई ए अपॉन आर टी हो जाएगा, जो भी किसका रहेगा, माइनस का साइन का। क्यों, क्योंकि माइनस का साइन पावर में ऑलरेडी है, ठीक है। तो माइनस का आ जाएगा ये, यहाँ से क्या मिला, एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस का ई ए अपॉन आर टी। अब यहाँ से चेक करें तो हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ से देखिए कि इफ़ के वन इज इक्वल टू एंड के टू आर वैल्यू रेट कॉन्स्टेंट टी, टी आपका टी वन एंड टी टू दे दिया। अब के की जगह क्या करो, के वन लिख दो, एल एन ए माइनस का ई ए अपॉन आर, टी था तो टी की जगह हमने क्या लिख दिया, टी वन लिख दिया, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखिए इन दोनों इक्वेशंस को लेते हुए हम आगे बात करते हैं कि दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। दोनों इक्वेशन क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इक्वेशन 3 माइनस का इक्वेशन 4 कर देंगे,
ठीक है, या फिर आप 4 - 3 भी कर सकते हो, वो आपके उस हिसाब से वैल्यूज़ फाइंड आउट हो जाएगी। अब 3 and 4 बोले या 3 from 4 मतलब 4 - 3 इक्वेशन नंबर, ठीक है। अब ln k2 माइनस का ln k1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा ln k2 माइनस का ln k1, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो माइनस का e/r t2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का e/r t1। अब एक t1 और t2 देखा जाए, यहाँ पे t2 यहाँ पे k2, मतलब कि यहाँ पे हमने k की जगह हमने दोबारा से क्या पुटअप कर दिया k2 और t की जगह क्या पुटअप करा हमने t2, ठीक है। जब भी जाके इक्वेशन नंबर 4 फाइंड आउट हुई है। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमें इस इक्वेशन से क्या मिला सब्ट्रैक्ट करने पे, ठीक है। देखिए बात करेंगे, तो दोस्तों देखिए सब्ट्रैक्ट करने पे क्या है कि यहाँ पे ln k2 माइनस का ln k1, ln a से ln a कट गया, यहाँ पे माइनस का ये वाला कौन सा हो जाएगा प्लस का, क्यों, क्योंकि वो माइनस तो ऑलरेडी था और फिर से हमने माइनस कर दिया, क्या आ जाएगा प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए बात करेंगे कि log m माइनस का n क्या होता है, log m/n होता है। तो यहाँ से वैल्यू क्या आई आपकी log k2/k1, ठीक है, क्या आ गई log k2/k1। अब चेक कीजिए कि e/r t1 माइनस का e/r t2, यहाँ पे अपन दोनों में कॉमन क्या है e/r, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी और गैस कांस्टेंट क्या अपनी कॉमन है। तो ब्रैकेट में क्या आ गया 1/t1 माइनस के 1/t2। अब दोनों को एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने पे क्या हुआ t2 माइनस t1/t1 इधर की साइड लो k2/k1। अब बात करें तो क्या है e/r, ठीक है। अब ये जो है ln था, पहले क्या था नेचुरल लॉग था, अब क्या आ गया लोगरिथमिक आ जाएगा। तो log k2/k1 जब नेचुरल लॉग से लोगरिथमिक में कन्वर्ट करते हैं तो हम 2.303 से हम क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी e/2.303 मल्टीप्लीकेशन में r 1/t1 माइनस के 1/t2, या फिर एलसीएम लेके आप t2 माइनस t1 अपॉन में t1 t2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें सिंपल सी बात है कि ये ln a माइनस का e/r t, ठीक है, ln k इज इक्वल टू माइनस का e/r t प्लस में ln a। अभी माइनस का साइन ओब्वियसली वो चीज़ इंटरचेंज हो जाएगी, ठीक है। ग्राफ आपका स्लोप जो है ऐसे आ जाएगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में डाउनवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं ये आपके अरेनियस इक्वेशन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करें कोलिजन थ्योरी के बारे में, ठीक है। कोलिजन क्या होता है भाई, सिंपल सिंपल सी बात है, कोलिजन क्या होगा एक तरह से टकराव होना, ठीक है। कोलिजन क्या होता है टकराना, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं दिस थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय मैक्स। नेक्स्ट हम बात करें कोलिजन थ्योरी के बारे में कि जो दिस थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय मैक्स ट्रैटिक एंड विलियम लेविस, ये दो साइंटिस्ट के नाम थे। जो दो साइंटिस्ट हैं इन्होंने कोलिजन थ्योरी पे अब रिसर्च करी है और इस थ्योरी के किस बेस पे बताया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में, ठीक है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बेस के ऊपर इन्होंने कोलिजन थ्योरी को एक्सप्लेन किया है। अब काइनेटिक थ्योरी जो होती है वो गैसेस की होती है, अब गैसेस की भी हो सकती है। अब उसमें क्या है कि किसी भी गैसेस मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या कोलिजन होगा, कोलिजन होगा तो क्या उनकी स्पीड क्या होगी आपकी डिक्रीज भी हो सकती है और इंक्रीज भी हो सकती है, ठीक है। तो ये बात देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे कि आपका जो कोलिजन थ्योरी है वो क्या है केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस ड्यू टू कोलिजन अमंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। भाई कोई भी अपने कोलिजन थ्योरी कब होगी किसी भी केमिकल रिएक्शन में कि आपके कोलिजन आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होगा कोलिजन होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि अब इसकी अब बात करेंगे फ्रीक्वेंसी के बारे में कि अब इसको किससे डिनोट करते हैं जेड से डिनोट करेंगे। जो इसका रेट जो रहता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जेड के। अब जेड क्या होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। अब कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है कि वो कितने पर यूनिट वॉल्यूम पे अपने कितना कोलिजन उस पर टेक प्लेस हो रहा है, ठीक है। तो देखिए बात करेंगे कि द नंबर ऑफ कोलिजन टेक प्लेस पर सेकेंड इनटू इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो क्या बोल रहे द नंबर ऑफ कोलिजन टेक प्लेस पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर एक सेकंड के अंदर पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर कितना कोलिजन हो रहा है किसमें एक रिएक्शन मिक्सचर में, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। अब देखिए बात करेंगे
all the collisions do not lead to product formation. The collisions that actually produce the product are called effective collision. दोबारा देखिए, इफेक्टिव कोलिजन के बारे में बात करेंगे कि वो जो कोलिजन जो कि अपने फॉर्मेलिटीज़ के हिसाब से देखा जाए, कुछ कोलिजन्स ऐसे होते हैं जो कि हमें प्रोडक्ट तक पहुंचा सकते हैं लेकिन वो प्रोडक्ट नहीं मिलता है। ठीक है, तो वो जो कोलिजन इसमें इंक्लूड नहीं होगा कि ऑल द कोलिजन डू नॉट लीड, भाई सभी जो कोलिजन है वो आपके प्रोडक्ट तक पहुंच सकते हैं लेकिन पहुंच क्या कह रहे हैं कि डू नॉट लीड टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन, मतलब पूरी प्रोडक्ट फॉर्मेशन तक, मतलब पूरी बना दिया प्रोडक्ट वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। ठीक है, मतलब वहाँ उससे पहले वाली स्टेज तक पहुँच सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि द कोलिजन दैट एक्चुअल प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, वो कोलिजन जो कि एक्चुअली क्या बनाए, प्रोडक्ट बनाए। ठीक है, अब देखिए उसको क्या बोलते हैं, हम इफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, इफेक्टिव कोलिजन बोलेंगे। दोबारा देख लीजिए कि वो कोलिजन जो कि ना अपने उसको अपने प्रोडक्ट लेवल तक पहुंचाए बल्कि क्या करे, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन भी कर दें। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, इफेक्टिव कोलिजन बोलेंगे। आई बात समझ में। देखिए बात करेंगे कि दीज आर द टू इम्पोर्टेंट बैरियर्स टू द रिएक्शन, दे आर, मतलब कि टू इम्पोर्टेंट बैरियर्स के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए बात करेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट बैरियर हो सकते हैं। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं। पहला कौन सा है, एनर्जी बैरियर। दूसरा क्या है आपका, ओरिएंटेशन बैरियर। ठीक है, तो फर्स्ट एनर्जी बैरियर्स के बारे में बात करेंगे। टू हैव इफेक्टिव अमंग रिएक्टिंग स्पीसीज देयर दीज मस्ट बी एनर्जी इक्वल टू द ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी। भाई इसकी जो एनर्जी किससे ज़्यादा रहेगी, आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होनी ज़रूरी है। ठीक है, एनर्जी बैरियर्स की जो एनर्जी रहती है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होनी ज़रूरी है। ठीक है, क्यों, अब देखिए बोल सकते हो एनर्जी बैरियर्स के बारे में भी, इट इज़ अ सम ऑफ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, या फिर एनर्जी बैरियर्स के बारे में क्या बोल सकते हो, इट इज़ डिफाइंड एज इन विच, या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल दो इसको। ठीक है, अब थ्रेशोल्ड एनर्जी देखिए आपको पता होना चाहिए थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है। ठीक है, अब एनर्जी बैरियर तो आपको बता दिया कि हमें किससे ज़्यादा होनी चाहिए एनर्जी, आपके थ्रेशोल्ड एनर्जी से। ठीक है, एनर्जी से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए या फिर उसके बराबर होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है। थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, इट इज़ डिफाइंड एज इन विच द एंड सम ऑफ द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट का और एक्टिवेशन एनर्जी के सम को हम क्या बोल सकते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी हम बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलेंगे। नेक्स्ट है ओरिएंटेशन बैरियर्स के बारे में बात करते हैं। ओरिएंटेशन, अच्छा इसका फॉर्मूला क्या रहेगा फिर, ई टी एच इज इक्वल टू ई आर प्लस में ई ए। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट क्या हो गया, ई आर, और ई ए क्या हो गया आपका, एक्टिवेशन एनर्जी हो गया। ठीक है, अब ओरिएंटेशन बैरियर क्या बोल सकता है, टू हैव द इफेक्टिव कोलिजन आर कोलाइडिंग मोलिक्यूल्स शुड हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि टू हैव द इफेक्टिव कोलिजन आर कोलाइडिंग मोलिक्यूल शुड हैव ए प्रॉपर ओरिएंटेशन। भाई एक बार बताओ, जब मोलिक्यूल्स के बीच में अगर कोई कोलिजन होगा तो एक कैसा होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना चाहिए। ठीक है, तभी वो क्या बोलेगा, ओरिएंटेशन बैरियर कहलाएगा। आई बात समझ में। अगर वो अच्छे से नहीं टकराएगा, इम्प्रॉपर होएगा, तो फिर क्या बोल जाएगा, उसको इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन बोला जाएगा। ठीक है, प्रॉपर से मतलब कि मान लीजिए कि आपके जितने साइज़ के अपने एक मॉलिक्यूल उतने साइज़ के दूसरा जो मॉलिक्यूल्स होना ज़रूरी है, और उनका टकराव भी क्या होना है, अच्छे से होना है, बराबर तरीके से होना है। ठीक है, देखिए कि आपको बोल रहे हैं कि NO2 प्लस में NO2 क्या मिलेगा अपने को, N2O4 मिलेगा। अब वो कैसे मिलेगा, ये मान लीजिए आपका क्या है, सिंगल NO2, इसके सामने भी क्या है आपका NO2। अब टकराव होगा तो टकराव होगा, कोलिजन होगा तो N2 और O4 के बीच में हमने क्या हो जाएगा, N2 के बीच में क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो कंपाउंड कौन सा बनेगा अपना, N2O4 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बात करते हैं हम इसमें। अब इसमें एक चीज़ देखिए, अपने दोनों साइड क्या था, दोनों के O2 के मुंह माउथ है जो वो आपके अपोजिट साइड में है। ठीक है, तो अब इसमें कोई अपने ऑब्स्ट्रक्शन पैदा नहीं हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन कब पैदा होती है, जब कोई मॉलिक्यूल इनके बीच में होता।
ठीक है, अभी कोई ऑब्स्ट्रक्शन पैदा नहीं होगी और इजीली बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्प्रॉपर के बारे में। तो 2 O तो इधर की साइड है, ठीक है, इस नाइट्रोजन के, और इस नाइट्रोजन का एक O नीचे की तरफ है, एक O आपके लेफ्ट साइड में हो गया। तो ये जो लेफ्ट साइड वाला जो O है ना, ये आपको क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है, मतलब मुश्किलें पैदा करता है। ठीक है, कोलिजन होगा तो इसके जो मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे वो सेपरेट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, मतलब अलग अलग भी बोल सकते हैं कि आपके पास सेपरेट इजीली हो सकते हैं। क्यों? और हो क्यों नहीं पाएंगे? क्योंकि इसमें हो इसलिए नहीं पाएंगे कि बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, अब वो बॉन्ड वीक बनेगा स्ट्रॉन्ग बनेगा, वो मॉलिक्यूल्स के ऊपर वेरी करेगा। अब इसमें क्या बन सकता है, बॉन्ड क्या होगा, वीक बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रहा है। ठीक है, रुकावट पैदा कर रहा है, तो क्या बोल सकते हैं इसको, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन को बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम बात करेंगे हम इसका फॉर्मूला क्या है कि के इज इक्वल टू में पी जेड ए बी मल्टीप्लाई में ई माइनस का कैपिटल ई ए अपॉन में आर टी। ठीक है, ये इसका क्या है, फॉर्मूला है किसका, कोलिजन थ्योरी का, या फिर कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो आप फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं कि क्या बोला, द ओरिएंटेशन फैक्टर फॉर द कोलिजन टू बी इफेक्टिव, अनदर फैक्टर पी कॉल्ड ओरिएंटेशन फैक्टर एंड और स्टेरिक फैक्टर, इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्टेरिक फैक्टर भी बोल सकते हैं ओरिएंटेशन फैक्टर के साथ साथ। ठीक है, अब देखिए किसको बोलेंगे, ओरिएंटेशन फैक्टर फॉर द कोलिजन टू बी इफेक्टिव, मतलब कि वो क्या होगा, ओरिएंटेशन एक प्रॉपर तरीके से ओरिएंटेशन होना चाहिए। ठीक है, और अनदर फैक्टर क्या बोल सकते हैं, इसमें पी वाला भी अनदर फैक्टर बोल सकते हैं, जो कि उसको क्या बोलेंगे, ओरिएंटेशन फैक्टर और स्टेरिक फैक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, पी फैक्टर भी बोल सकते हैं, मतलब पी से प्योर हो गया, पी से क्या हो गया, ये आपके ओरिएंटेशन फैक्टर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बात करते हैं कि इसका क्या हो गया, आपका केमिकल फॉर्मूला हो गया। अब देखिए बात करेंगे लिमिटेशंस के बारे में, बात करते हैं। भाई एक बार बताओ, लिमिटेशंस क्या होती है, भाई कोई ना कोई चीज़ है तो उसकी लिमिटेशन भी होगी। ठीक है, तो द कोलिजन theory is explained to explain the result of a number of reactions, yet it does not give satisfactory result. In some cases, this because it assumes atoms molecules to be hard sphere, does not take into account theory structural aspects. मतलब क्या बोल रहा है कि द कोलिजन थ्योरी है जो, वो किस पे है, हमने एबल टू एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ अ नंबर ऑफ रिएक्शंस, मतलब कोलिजन थ्योरी अपने अंदर क्या क्षमता रखता है कि अपने केमिकल रिएक्शंस के बारे में, कि कौन से कितनी रिएक्शंस हुई हैं। ठीक है, येट जबकि क्या है, इट डज नॉट गिव सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट, मतलब जबकि क्या करता है कि सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं देता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि कुछ केसेस के अंदर ऐसा होता है, और ऐसा क्यों होता है कुछ केसेस के अंदर, दिस इज बिकॉज इट एज्यूम्स एटम्स मोलिक्यूल्स टू बी हार्ड स्फेयर। क्यों, क्योंकि जो है कुछ मोलिक्यूल्स और एटम्स जो रहते हैं हार्ड स्फेयर के होते हैं, और उसके चलते जो है आपकी जो कोलिजन है वो अच्छे से हो नहीं पाता है। ठीक है, एंड नॉट टेक प्लेस इनटू अकाउंट थ्योरी और स्ट्रक्चरल एक्सपेक्ट्स, और उनके अंदर क्या है कि आपके जो कोलिजन होने के बाद जो सस्पेक्ट जो रहते हैं, वो एस्पेक्ट जो हैं उसमें क्या होगा कि आपकी शेप चेंज नहीं होगी और कोई बॉन्ड इजीली नहीं बना पाएगा। आई बात समझ में? तो ये थी आपकी लिमिटेशंस के बारे में, कोलिजन थ्योरी के बारे में। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये हेल्पफुल लोगों के पास जा सके। ठीक है, सो प्लीज़ टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।